आम आदमी पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है, वो भी 1 जून तक, यानी कि 22 दिनों तक। और कोर्ट के द्वारा ईडी को यह कहा गया है कि 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल तक का सफर बताऊंगा, हर चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा और साथ में अंतरिम जमानत अगर मिली है तो कोर्ट के द्वारा क्या नसीहत दी गई है और किस आधार पर मिली है और ईडी का क्या कहना है कोर्ट को। सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल आखिरकार तिहाड़ जेल तक कैसे पहुंच गए, किन मामलों में पहुंचे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ईडी के एफिडेविट में बेल के विरोध में 5 जो तर्क दिए गए हैं वो क्या है। साथ में यहां पर जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 कमेंट हैं वो क्या है। साथ में यहां पर केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 4 शर्तें, ठीक है, बारीकी से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल का जो तिहाड़ जेल तक का सफर रहा है 40 दिन, चूंकि आप लोग जानते ही होंगे कि 40 दिनों से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल जी बंद थे, ठीक है। ये बात है 17 अगस्त 2022 को, ठीक है। सीबीआई ने जो है आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, ठीक है, शराब नीति मामले में, ओके। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को जो है ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया, ठीक है। अब यहीं से जो है केस की शुरुआत होती है और धीरे धीरे पोल खुलता है और उस पोल में जो है अरविंद केजरीवाल भी सामने आते हैं, ओके। और ईडी का कई बार जो है नोटिस, लगभग 9 बार नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल के पास भेजा जाता है, लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है, ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, 21 मार्च को, यानी कि 2024 को, ठीक है। 22 मार्च 2024 को जो है राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद ईडी रिमांड पर जो है 28 मार्च तक लिया गया, कोर्ट के द्वारा जो है रिमांड भी मिल गया 7 दिनों तक, ठीक है। और फिर बढ़ा करके 1 अप्रैल तक कर दिया गया, ओके। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, वो भी तिहाड़ जेल। 15 अप्रैल तक भेजा गया था, लेकिन फिर एक्सटेंड होकर के अभी तक वो जेल में ही है, यानी कुल मिलाकर के वो 40 दिन, लगभग 40 दिन वो तिहाड़ जेल में रहे हैं, वो भी शराब नीति केस में, ओके। तो ये मामला था तिहाड़ जेल का, तिहाड़ जेल का सफर यहां तक आपने सुना। उसके बाद आते हैं जो अंतरिम जमानत मिली है, जो बेल मिला है, उसमें ईडी के एफिडेविट में जो है बेल के विरोध में क्या 5 तर्क दिए गए हैं उसको सुनिए कि ईडी की तरफ से क्या कहा गया है, ठीक है। क्योंकि भाई ईडी के द्वारा ही ये सारा कार्य किया जा रहा था, तो कुल मिलाकर के विरोध तो होगा, और एफिडेविट में क्या कहा गया उसको थोड़ा सा देख लीजिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ओके। चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। जो कोर्ट ने यहां पर अंतरिम जमानत दी है ना, कुल मिलाकर के चुनाव की वजह से ही दी है। चुनाव चूंकि 5 साल में होता है, एक बार होता है, और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे कंडीशन में इन्हें अंतरिम जमानत देनी चाहिए और इसी के आधार पर जो है केजरीवाल को जो है जमानत दिया गया है, ओके। तो ईडी का कहना है कि भाई ये चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, जो आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ना ही ये संवैधानिक अधिकार है और ना ही ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। बात तो सही है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई आप अरविंद केजरीवाल को, चूंकि भाई 2022 में केस दर्ज हुआ है, 1.5-2 साल से केस चल रहा है, तो भाई उस बीच में आप 5-6 महीना पहले, 8 महीना पहले इनको गिरफ्तार कर लेते। चुनाव से 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले ही आपने क्यों गिरफ्तार किया, या फिर चुनाव से बाद ही कर लेते, ये चीज पूछा गया। साथ में भाई केजरीवाल से भी सवाल पूछा गया कि आपके पास इतने सारे नोटिस आए, आपने क्यों जवाब नहीं दिया। तो भाई जो केजरीवाल के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये जो नोटिस थे अवैध थे,
ठीक है। तो ये सारी चीजें बहस हुई, तो कुल मिलाकर के जो जमानत मिला है आपको ये समझना है कि चुनाव प्रसार के लिए ही मिला है। लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग आधे से भी अधिक लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुका है, आधा से भी कम बचा हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी फर्क पड़ने वाला है अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और चुनाव प्रसार करते हैं तो। लेकिन कोर्ट के द्वारा कुछ नसीहत भी है जिसको आप जानेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर भी केजरीवाल अगर आएंगे तो भाई जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया है, उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और इंडिया में जो भी नेतागण शामिल हैं वे कमेंट कर रहे हैं, वो सामने आके बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है, खुशी की बात है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है अभी भी। ठीक है, पहले मिलता तो और भी बेहतर होता। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये ईडी के तो एफिडेविट में लिया गया है। ये पहला तर्क मैंने आपको बता दिया कि बोला गया ना ये मौलिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है। चलिए ठीक है। दूसरा नंबर, हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है अभी तक। ठीक है, चुनाव प्रचार करने के लिए। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई है। ठीक है। साथ में तीसरा नंबर में, ऐसा नहीं है कि किसी राजनेता को अंतरिम बेल मिल जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। यह भी बात बता दिया गया कि अगर बेल मिल गया है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा बात नहीं है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल इसे बीच भी गिरफ्तार हो सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। पिछले 3 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं। अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते हैं। ये बात कहा गया कि भाई 3 साल में 123 इलेक्शन हुए, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। तो भाई अगर इलेक्शन इलेक्शन रहेगा तो ऐसे कंडीशन में फिर गिरफ्तार ही नहीं होगा। जिस भी नेता पर आरोप लगा है उसका फिर गिरफ्तारी ही नहीं बनेगा अगर वो किसी पार्टी में भाई वो प्रचार कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईडी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई जमानत नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। 5वां नंबर, अगर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को कोई रियायत दी जाती है तो यह समानता और कानून के लिए अभिशाप होगा। बहुत बड़ी बात। ठीक है। तो ये 5 जो तर्क थे वो ईडी के द्वारा दिए गए एफिडेविट में। ठीक है। चलिए, ईडी के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं जमानत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 4 कमेंट। अगर जमानत दिया जा रहा है, अंतरिम जमानत दिया जा रहा है केजरीवाल को, तो भाई कुछ तर्क होगा कोर्ट के पास तभी ना देगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला तर्क, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। आदतन अपराधी नहीं है, ऐसा अपराध इन्होंने बार बार नहीं किया है या फिर और भी तरह के अपराध नहीं किए हैं, इस तरह का यहां पर कमेंट किया गया है। ठीक है। दूसरा नंबर, यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। ठीक है। लोकसभा चुनाव जारी है, वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। यह एक क्या बोलते हैं, एक विचित्र स्थिति है कि लोकसभा का चुनाव जारी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। ठीक है, दुर्लभ स्थिति है। तीसरा नंबर, अगर चुनाव नहीं चल रहे होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि जो जमानत दी गई है, जब सवाल ही जब चुनाव नहीं होता तो जब सवाल ही नहीं उठता, ऐसे कंडीशन में जो जमानत मिली है वो चुनाव के आधार पर ही मिली है, प्रचार करने के लिए मिली है। ठीक है। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार होते हैं। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए प्रचार करने में। ठीक है। और ये जो जमानत है वो 1 जून तक दिया गया है। फिर केजरीवाल को जो है 2 जून को सरेंडर करना होगा कोर्ट में। 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। ठीक है। चलिए खैर, ये जमानत के पक्ष में कोर्ट के जो कमेंट थे वो मैंने बताया। उसके बाद केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 4 शर्तें, 4 नसीहत क्या है उसको भी थोड़ा देख लीजिए। वह शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। ठीक है। यानी जिस केस में वो अंदर गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, इस बारे में उन्हें बात नहीं करना है। वह मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली के सचिवालय नहीं जाएंगे। तीसरा नंबर, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। हालांकि बाहर निकल रहे हैं तो बातचीत तो होगा ही, तय है। ठीक है। इतने बड़े नेता, इतने प्रचलित नेता,
बात क्यों नहीं होगा, ठीक है। नसीहत दी गई है, अलग बात है वो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ नसीहत हैं, कुछ शर्तें हैं जिन्हें फॉलो करना है अरविंद केजरीवाल को। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो मामला फिर इनके लिए और भी पेचीदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सारा कहानी आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है किस केस में तिहाड़ जेल पहुंचे और क्या क्या हुआ, अंतरिम जमानत के पीछे क्या क्या तर्कें रही ईडी के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, आदि आदि। एक बात तो तय है कि केजरीवाल को जमानत मिलने पर जो है विपक्ष को भरपूर फायदा होगा, वो भी चुनाव में। जो चुनाव भी जो जारी है उसमें भरपूर फायदा होगा। थोड़ा सा देर से जमानत मिली, पहले मिली होती तो और फायदा होता, लेकिन फिर भी अभी लगभग आधे सीट अभी बचे हुए हैं, तो फायदा तो होना लाजमी है, ठीक है, होगा, क्योंकि अच्छे नेता हैं, प्रचलित नेता हैं और दिल्ली के सीएम हैं। तो आप जान ही रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, ज़्यादा हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हर चीज़ों को। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे और खुद ये फैसला कीजिए कि कोर्ट ने ऐसा सही किया या फिर गलत। अगर सही किया है तो किस आधार पर सही किया है, क्यों सही किया है, अगर गलत किया है तो क्यों किया है, ठीक है। मेरा मानना यह है कि चलिए ठीक है भाई, गलत आदमी को तो सजा मिलना चाहिए, कोर्ट का चक्कर काटना चाहिए, उसे जेल के अंदर डालना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो उसे परेशान किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन केवल विपक्ष को ही क्यों, जो पक्ष में है उसको क्यों नहीं, ये सवाल है मेरा। अभी भी मैं बता देता हूं, अभी भी बहुत सारे विधायक सांसद मेरे नज़र में हैं कि वे, उनके पास बहुत पैसे, अवैध पैसे, लेकिन उनके यहाँ ईडी सीबीआई जाता नहीं है, केवल विपक्ष के यहाँ जाता है और वहाँ से निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, ठीक है, निकलता है। गलत किया है उसको जेल के अंदर डालिए, लेकिन जो पक्ष में है, जो सरकार में है, उनके भी नेता ऐसे हैं, उनके यहाँ क्यों छापा नहीं लगता? ठीक है, अपने पार्टी के लोग हैं, छापा नहीं करते हैं, लेकिन गलत बात है ना, ठीक है। हालांकि सरकार अगर चेंज होती है तो फिर मामला फिर जस्ट इसका रिवर्स होगा, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए खैर, जो कुछ भी हो, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं इस पर। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा चीज़ समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।